दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी केसरी 2 को। ये हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम जलियांवाला बाग का सीन देखते हैं जहां हजारों लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे थे। तभी एक लड़का देखता है कि उनके ऊपर से जहाज निकला है और थोड़ी देर में वहां जनरल डायर अपनी फौज लेकर आ जाता है। अब सारे लोग कुछ कर पाते इससे पहले जनरल डायर सैनिकों को शूट करने का ऑर्डर दे देता है और वहां नरसंहार शुरू हो जाता है जिसमें कई हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं और ये सब देखकर जनरल डायर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद सीन कुछ समय पहले शिफ्ट होता है जहां हमें बताया जाता है कि जब 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो अंग्रेजी सैनिक हारने लगे। तब इन्होंने भारतीयों से वादा किया कि अगर आप हमारा ये जंग जीतने में साथ दोगे तो हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन जब भारतीयों की वजह से अंग्रेज वर्ल्ड वॉर जीत गए तो उन्होंने भारतीयों को धोखा दे दिया और उल्टा उन्हीं पर जुर्म करने लगे। वहीं इस पर जब कृपाल सिंह नाम के एक आंदोलनकारी जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थे उन्होंने आवाज उठाई कि अंग्रेज अपनी बात से पलट गए हैं। तब अंग्रेजों ने उल्टा कृपाल सिंह को फंसाने का सोचा कि क्यों ना उन्हें जेल करवा दिया जाए जिससे सब चुप हो जाएंगे। तब पंजाब का गवर्नर माइकल और डायर अपने एडवाइजर तीरथ सिंह से मिलता है जो कि एक भारतीय था और पूछता है कि इस कृपाल सिंह को जेल कैसे करवा सकते हैं। तब तीरथ सिंह कहता है कि मेरी नजर में एक वकील है शंकरन नायर, वो आज तक एक भी केस नहीं आ रहा और वो आराम से कृपाल सिंह को जेल करवा देगा। जिसके बाद तीरथ सिंह जाकर मिस्टर नायर को अंग्रेजों की तरफ से हायर करता है और बताता है कृपाल सिंह ने हम पर केस कर रखा है लेकिन हमें उसी को जेल में डलवाना है, जिस पर नायर मान जाता है। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ यही केस चल रहा था। तब नायर ऐसी ऐसी दलीलें जज के सामने रखता है जिसे सुन सब हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि कुछ समय पहले एक अंग्रेजी सैनिक बम धमाके में मारा गया था और बम बनाना कृपाल सिंह को ही आता है जो वर्ल्ड वॉर में भी लड़ चुके हैं। यहाँ वो ये प्रूफ कर देता है कि कृपाल सिंह ने ही वो बम बनाकर कुछ लड़कों को दिया था और फिर उन्होंने उस अंग्रेजी सैनिक को बम से उड़ा दिया। इससे कृपाल सिंह को जज कुछ समय के लिए जेल की सजा सुना देते हैं। वहीं जाते जाते कृपाल सिंह नायर से कहता है कि तुम वकील अच्छे हो पर गलत लोगों की तरफ से लड़ रहे हो, जिस पर नायर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम नायर की बीवी को देखते हैं जहां माइकल आकर बताता है कि आपने हमें जीत दिलवाई है इसलिए हमारे सर आपको सर की उपाधि देना चाहते हैं। जो सुनकर नायर बहुत खुश होता है क्योंकि इससे सब उसकी इज्जत करेंगे। अब अगले दिन एक तरफ तो नायर को सर की उपाधि दी जा रही थी, वहीं आज ही के दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में नरसंहार मचा दिया था और कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि हम देख पाते हैं कि वहाँ सारे सैनिकों के जाने के बाद सिर्फ एक ही लड़का बचा था जो इतनी लाशें देखकर बस रोए जा रहा था। अब ये कांड करने के बाद माइकल जनरल डायर को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और उसे डांटने लगता है कि तुमने ये क्या कर दिया, अगर ये बात बाहर आ गई तो सारे भारतीय हमारे विरुद्ध हो जाएंगे और हमें कोई बचा नहीं पाएगा। जिसके बाद माइकल तीरथ से जाकर जलियांवाला बाग की खबर को दबा देने के लिए कहता है और तीरथ कई सारे सैनिक भेजकर हर अखबार को जला देता है जिसमें जलियांवाला बाग की खबर थी, यानी अब ये बात कभी बाहर नहीं आएगी। इसके बाद तीरथ आकर डायर से बताता है कि आपने जो कांड किया है उसके बाद शमशान में भी लाशें जलाने के लिए जगह कम पड़ गई है, अब क्या करें। जिस पर डायर कहता है कि चुपचाप बची कुची लाशों को नालों में फिकवा दो, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। ये देखकर तीरथ भी हैरान था कि इसे जरा सा भी पछतावा नहीं है। इसके बाद जब मरे हुए लोगों के घर वाले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने और सच सामने लाने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेजी सरकार उनके मुंह बंद करवाने के लिए 25 रुपए मुआवजा देने लगती है और उनसे एक डॉक्यूमेंट पर अंगूठा लगवा लेती है कि हमें अंग्रेजों से कोई भी शिकायत नहीं है। हालांकि अभी भी कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, जो देखकर तीरथ माइकल से कहता है कि इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए हमें एक कमीशन बैठानी चाहिए जिसके सारे मेंबर्स हमारी पक्ष में फैसला सुनाएंगे। बस लोगों को लगेगा कि ये लोग सच का साथ दे रहे हैं, जिससे बात यही दब जाएगी। तब एक वाइसरॉय कमीशन का गठन होता है और उसमें इन लोगों ने नायर को भी शामिल किया था क्योंकि नायर भी अंग्रेजों का साथ दे रहा था। अब हम नायर को देखते हैं जो जब उस कमीशन की मीटिंग में आता है तब वो उसी लड़के को गेट पर देखता है जो जलियांवाला बाग में बच गया था और वो एक पोस्टर लिए खड़ा था जिसमें दिखाया गया था कि अंग्रेजों ने नरसंहार कैसे किया था। इसके बाद नायर कमीशन के साथ मीटिंग करता है तो यहाँ सब कहते हैं कि जनरल डायर ने उन लोगों पर इसलिए गोली चलवाई थी क्योंकि उन सबके पास हथियार थे। जिस पर नायर सवाल करता है कि जब उन लोगों पर हथियार थे तो आखिर कितने
अंग्रेजों को गोली लगी? इस सवाल का वहाँ के लोगों पर कोई जवाब नहीं था। ये देखकर नायर समझ जाता है कि अंग्रेजी सरकार ही गड़बड़ कर रही है और सच दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इस पर कुछ भी कहता नहीं। फिर वो सीधा तीरथ से आकर मिलता है और पूछता है कि आप लोग ये सच क्यों छुपा रहे हैं। तभी वहाँ पर डायर आ जाता है और डायर की हरकतों से नायर समझ जाता है कि ये इंसान भारतीयों से कितनी नफरत करता है। वहीं उसे जानिसार नाम का एक आदमी भी मिलता है जो पहले सैनिक था, पर डायर के कारण अब वो ठीक से चल भी नहीं सकता। यानी ये बात साफ थी कि ये डायर बहुत खतरनाक आदमी है। फिर वहाँ से जाते समय नायर को वही लड़का दिखता है जो पोस्टर लिए खड़ा था। तब पास के सैनिक से पूछने पर पता चलता है कि इस लड़के के घर वाले उस दिन मारे गए थे। तब से ये लड़का बस न्याय चाहता है, जो सुनकर नायर को बहुत बुरा लगता है। फिर उस रात नायर को नींद नहीं आती और वो बस उसी लड़के के बारे में सोच रहा था। फिर अगले दिन वो सीधा उसी लड़के से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ नायर उसे समझाता है कि बेटा तुम आंदोलन छोड़ दो और स्कूल में जाकर पढ़ाई करो। मेरा खुद का स्कूल है, तुम कहो तो एडमिशन करा देता हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं, मेरी माँ और बहन हम सब आंदोलन करने गए थे, लेकिन वहाँ अंग्रेजों ने बिना वार्निंग दिए मेरे सभी घर वालों को मार दिया। ऐसे में मैं पढ़ लिख कर क्या ही करूँगा। ये अंग्रेज तो ऐसे कभी देश को आजाद नहीं करेंगे। साथ ही वो अपने बनाए पोस्टर भी नायर को दिखाता है कि कैसे उन अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मारा है, और ये देखकर नायर की भी रूह कांप जाती है। अब रात को सारे कमीशन के लोग पार्टी कर रहे होते हैं, पर वहाँ नायर का जरा भी मन नहीं लग रहा था। फिर जब वो वॉशरूम जाता है तो उसे अंदर जाने ही नहीं दिया जाता और वहाँ बोर्ड पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये देखकर नायर को काफी बुरा लगता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब अगले दिन कमीशन के डिसीजन का समय था, जहाँ सारे अंग्रेज तो डायर को नॉट गिल्टी मानते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वहीं नायर डायर को गिल्टी बताता है। हालांकि डायर के लिए नॉट गिल्टी के वोट ज्यादा थे, इसलिए डायर के ऊपर से कार्रवाई हटा दी जाती है और ये देखकर नायर को बहुत गुस्सा आता है। तभी तीरथ उसे कहता है कि ये अंग्रेजों से पंगा मत लो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे, जो सुनकर नायर भी चुप हो जाता है। अब अगले दिन नायर को एक खबर मिलती है और वो जब उसी लड़के के घर जाता है तो पता चलता है कि लड़के ने अपनी नस काट कर अपनी जान दे दी। ये देखकर नायर का दिल टूट जाता है और उसे वहीं खड़ी एक लड़की दिलप्रीत नोटिस करती है। फिर जब नायर ये शहर छोड़कर अपने शहर जा रहा था, तभी दिलप्रीत उसके पास आकर कहती है कि आप मेरी इंस्पिरेशन थे और मुझे आपके जैसा ही वकील बनना था, पर आप भी अंग्रेजी सत्ता के आगे झुक गए। इस तरह से दिलप्रीत नायर को खूब सुनाती है। अब नायर कहता है कि मैं अकेला इन अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा यही होगा जो चल रहा है चलने दो। फिर वो जाकर अपनी बीवी के साथ ट्रेन में बैठ जाता है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ दिलप्रीत सीधा डायर के खिलाफ कोर्ट में केस कर देती है। और जब ये बात माइकल को पता चलती है तो वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि ऐसे में ये बात सारे भारतीयों को पता चल जाएगी और वो लोग बगावत पर उतर आएंगे। इसलिए माइकल तीरथ से कहता है कि हमें कैसे भी करके इस केस को पहली हियरिंग में ही खत्म करना होगा। पर यहाँ प्रॉब्लम थी जज मैकार्डे की, जिसे हिंदुस्तानियों से सिंपैथी थी, इसलिए उसके सामने कोई धोखाधड़ी भी नहीं कर सकते और इन्हें सही तरीके से केस को जीतना होगा। अब हमें सीधा कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डायर को लग रहा था कि दिलप्रीत छोटी सी वकील है जो मेरे वकील के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन जज के सामने दिलप्रीत आते ही अनाउंस करती है कि मेरी जगह ये केस मिस्टर नायर लड़ेंगे, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं, जहाँ नायर ने ट्रेन में सोच लिया था कि उसे डायर को सजा दिलवानी ही है, इसलिए वो सीधा वहाँ से जलियांवाला बाग जाता है और दिलप्रीत से कहता है कि अब हम मिलकर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ेंगे और उस डायर के खिलाफ केस तुम फाइल करोगी, क्योंकि अगर मेरा नाम सामने आया तो वो लोग हमें ठीक से सबूत इकट्ठे करने नहीं देंगे। जिसके बाद दिलप्रीत ऐसा ही करती है और फिर ये दोनों मिलकर डायर और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सबूत इकट्ठे करते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और नायर जज से कहता है कि डायर ने सबसे कहा था कि 13 अप्रैल को कर्फ्यू वाले दिन जलियांवाला बाग में लोग दंगे कर रहे थे, इसलिए उन्हें सब पर गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन अगर सच में लोग दंगे कर रहे होते तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें शांति से जाने क्यों दिया। जिस पर वहाँ के तहसीलदार करतार सिंह को कटघरे में बुलाया जाता है और करतार सिंह जज से कहता है कि मैंने देखा था कि वो लोग दंगे कर रहे थे, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई उन्हें कुछ भी कहने की, पर मैंने जनरल डायर से उन पर एक्शन लेने को कहा था। इस पर नायर करतार से पूछता है कि एक थाने से अगर हेल्प मंगानी हो तो ये प्रोसेस तो काफी लंबा होता है ना, और जनरल डायर तो एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो आपने डायरेक्ट उनसे हेल्प कैसे मांग ली, बल्कि आपको तो दूसरी कोतवाली से हेल्प मांगनी चाहिए थी। जो सुन
सुनकर करतार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। और यहाँ नायर एक और बात प्रूफ करता है कि ये सब डायर की साजिश थी। असल में डायर ने झूठी अफवाह उड़ाई थी कि एक बड़े शायर जलियांवाला बाग में आने वाले हैं, जिससे हजारों लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और आंदोलन तो चल ही रहा था। फिर वहाँ उन्होंने एक हवाई जहाज भी भेजा, ये अंदाजा लगाने के लिए कि वहाँ कितनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, ताकि ये लोग आराम से पूरा नरसंहार मचा सके। यहाँ ये सब सुनकर सामने वाला वकील भी कुछ भी नहीं बोल पाता और नायर ये प्रूफ कर देता है कि ये सब डायर ने जानबूझकर किया है, जिससे जज भी डायर के ऊपर इंक्वायरी बैठा देते हैं और ये केस शुरू हो जाता है। वहीं अब हर अखबार में जलियांवाला बाग के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे थे, जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। फिर माइकल आकर डायर और तीरथ को सुनाने लगता है कि अगर ये बात क्राउन तक पहुंच गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें ये केस जीतना ही होगा। तब तीरथ कहता है कि मेरी नजर में एक आदमी है जो नायर का दुश्मन है और काफी अच्छा वकील भी है, वो हमारे काम आ सकता है। उसका नाम है मैकिनले। अब तीरथ जाकर मैकिनले से मिलता है और उसे नायर के खिलाफ भड़काने लगता है। असल में मैकिनले था तो इंडियन, लेकिन वो एक ब्रिटिशर की नाजायज औलाद था। यहाँ तीरथ किसी तरह से मैकिनले को मना लेता है कि आप अंग्रेजों की तरफ से केस लड़िए और हम आपको अंग्रेजी उपाधि से सम्मानित करेंगे, जिस पर मैकिनले मान जाता है। अब हमें सीधा कोर्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ सबसे पहले मैकिनले प्रेस को कोर्ट से हटाने की मांग करता है ताकि कोई भी बात बाहर ना जाए, लेकिन नायर चाहता था कि हर बात भारतीय को पता चलनी चाहिए। हालांकि जज मैकिनले की बात सुनकर मीडिया वालों को बाहर कर देते हैं। फिर मैकिनले जज से कहता है कि 13 तारीख को जो डायर ने किया उसके पीछे एक वजह थी। 10 तारीख को एक अंग्रेजी लड़की मार्था के साथ डंडा फौज के आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण डायर को 13 तारीख को वो कदम उठाना पड़ा। फिर वो मार्था को कटघरे में बुलाता है और मार्था आकर बताती है कि 10 तारीख को मैं कॉलेज में अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, तभी एक लड़का आया। वो जबरदस्ती मुझे एक कमरे में ले गया और वहाँ मेरे साथ दुष्कर्म किया। फिर आगे मैकिनले कहता है कि दुष्कर्म करने वाला और कोई नहीं, डंडा फौज का लीडर था तनवीर चौधरी, और जब उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसे सजा हुई तो डंडा फौज वाले भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने 13 तारीख को एक खतरनाक प्लान बनाया अंग्रेजों से बदला लेने का। इसलिए डायर को उस समय उन सारे लोगों पर हमला करना पड़ा, जो सुनकर सब चौंक जाते हैं। और यहाँ मैकिनले ने झूठी कहानी सबको सुना दी थी। तब जज नायर को अगली तारीख दे देते हैं। वहीं मैकिनले तीरथ से कहता है कि हमें एक खबर फैलानी है कि नायर उन दुष्कर्म करने वालों की वकालत कर रहा है। तब तीरथ ऐसा ही करता है और नायर का नाम हर जगह बदनाम होने लगता है, यहाँ तक कि लोग नायर के मुंह पर कालिक तक पोत देते हैं, जिससे नायर पूरी तरह से टूट जाता है। पर उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। इसके बाद दिलरीत जाती है उसी कॉलेज में जहाँ मार्था के साथ दुष्कर्म हुआ था, और नायर जाता है तनवीर चौधरी का सामान देखने। तब थोड़ी जांच करने के बाद इनके हाथ कुछ चीजें लगती हैं। अब हियरिंग का दिन आता है और आज दिलरीत मार्था से सवाल जवाब करती है। वो उससे पूछती है कि जब तनवीर ने आपके साथ जबरदस्ती करी तो आप चिल्लाए क्यों नहीं, जिस पर मार्था कहती है कि मैं डर गई थी। पर दिलरीत अपनी बातों से मार्था को उकसा देती है और यहाँ ये प्रूव हो जाता है कि तनवीर ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो और मार्था अक्सर उस रूम में अकेले मिला करते थे जो दोनों लवर थे। फिर मार्था रोते हुए सच बताती है कि मैं तनवीर से प्यार करती थी, पर एक बार मुझे तनवीर के साथ प्रिंसिपल ने पकड़ लिया था, जिसके बाद तनवीर को जेल हो गई क्योंकि वो एक इंडियन था और मुझ पर प्रेशर डाला गया कि मैं उस पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा दूं, वरना मेरी काफी बदनामी होगी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और मैकिनले का पासा उल्टा पड़ गया था। हालांकि यहाँ मैकिनले किसी तरह डायर को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ था। तब जज अगली हियरिंग की डेट देते हैं कि मिस्टर नायर आप एक गवाह लेकर आइए, तभी हम डायर पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब नायर रात में काफी परेशान बैठा होता है कि वो गवाह कहाँ से लाएगा। तभी उसे जानिसार याद आता है और वो उससे सारी बातें पूछ लेता है कि डायर ने उसके साथ क्या क्या किया था। वही जानिसार बताता है कि हमारी मदद एक ऑफिसर और कर सकता है, डायर का साथी, जो नहीं चाहता था कि डायर किसी भी इंसान को मारे, पर वो डायर को रोक नहीं पाया। अब अगली हियरिंग का दिन आता है और नायर डायर को कटघरे में बुलाता है। नायर पूछता है कि आपने जलियांवाला बाग में खड़े लोगों को पहली वार्निंग कैसे दी, जिस पर डायर कहता है कि मैंने कोई वार्निंग नहीं दी, वो लोग हम पर हमला करने वाले थे, इसलिए मुझे एक्शन लेना पड़ा। लेकिन नायर कहता कि वहाँ तो 8 साल के बच्चे भी थे, वो कैसे हमला कर सकते थे। इसके
इसके बाद नायर जानिसार की कहानी जज को बताता है कि जानिसार एक इंडियन है जो बस एक बार 15 मिनट लेट हुआ तो डायर ने उसे अपने लोहे के जूतों से मारा था, इसलिए वो आज तक ठीक से चल नहीं पाता। इसके बाद नायर डायर की मेडिकल रिपोर्ट निकालता है जिसमें लिखा था कि डायर का गुस्सा कभी भी बढ़ सकता है। असल में ये रिपोर्ट डायर के साथ ही नहीं दी थी। फिर नायर बताता है कि डायर बचपन से ही इंडियन से नफरत करता था और जब उसके हाथ में पावर आई तो वो इंडियन को कुचलने लगा और जलियांवाला बाग कांड भी उसकी नफरत का ही नतीजा है। जो सुनकर डायर नायर की कॉलर पकड़ लेता है और जज आज की सुनवाई आगे बढ़ा देते हैं। फिर रात में मैकल डायर और तीरथ से कहता है कि अब हम नायर को ऐसे नहीं रोक सकते, हमें उसे किसी तरह फंसाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नायर के घर पर पुलिस वाले रेड मार देते हैं क्योंकि उस पर इल्जाम था कि उसने केस के सिलसिले में कुछ प्राइवेट जगहों में जाने की कोशिश की है। फिर अगले दिन केस की हियरिंग भी आ जाती है और नायर को पुलिस वालों ने अपने पास ही झूठे आरोप में पकड़ कर रखा था। तब यहाँ जज वहाँ बैठी कमेटी को अपना डिसीजन बताने के लिए कहते हैं क्योंकि आज इस केस का फैसला होना था। तब उस जूरी का डिसीजन होता है कि डायर ने जो भी किया है सबकी प्रोटेक्शन के लिए किया है, इसलिए जज नायर की गैर हाजिरी में डायर को बाइज्जत बरी कर देते हैं और ये केस यहीं खत्म हो जाता है। फिर जब ये बात नायर को पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो जीतने के बाद भी हार गया और वो यहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। वहीं दिलप्रीत भी अपने घर वालों के पास जाकर शादी करने के लिए कहती है क्योंकि वो वकालत कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन नायर पर कृपाल सिंह की चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था कि जिसको देखकर आपने केस लड़ना शुरू किया था वो मेरा ही बेटा था और सच बताओ तो मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की होगी, जरूर उसे अंग्रेजी सैनिकों ने मारा होगा। जो पढ़कर नायर के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद अगले ही दिन नायर सीधा दिलप्रीत के पास आता है और कहता है कि अब हम हाई कोर्ट में PIL डालेंगे, पर उनकी अर्जी डलते ही जज इस केस को डिसमिस कर देते हैं। जो देखकर नायर को बहुत गुस्सा आता है और वो जज को ही गाली सुना देता है। तब जज उसके ऊपर ही इंक्वायरी बैठा देते हैं कि अब तुम्हारी वकालत हमेशा के लिए खत्म करवा दूंगा। फिर हमें कुछ दिन बाद एक जज की ज्यूरी दिखाते हैं जहां नायर के ऊपर इंक्वायरी बैठ चुकी थी और वहां कई सारे मीडिया वाले भी आए थे। तब जज कहते कि आप यहाँ सबसे सॉरी कहो और चुपचाप चले जाओ, अब तुम कभी वकालत नहीं कर पाओगे। तब नायर सबके सामने खड़ा होकर सॉरी कहता है कि मैं सच सामने नहीं ला पाया। आगे नायर कहता है कि मैं जलियांवाला बाग के बारे में भी बात करना चाहता हूँ और 70 बार काउंसिल रूल के तहत मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर जो चार्ज लगे हैं वो गलत हैं। जिसके बाद यहाँ नायर उस ज्यूरी मेंबर को बुलाता है जिसने उस समय कोर्ट में डायर को गिल्टी कहा था, पर तब तक उस जज मैकर्डी को डायर ने खरीद लिया था, इसलिए उसने डायर को बाइज्जत बरी कर दिया और यहाँ बैठे मीडिया वाले लिख रहे थे। फिर नायर मीडिया से कहता है कि भले ही ये कोर्ट डायर को कुछ भी ना करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को डायर की काली सच्चाई पता चलनी चाहिए। जिसके बाद अगले दिन मीडिया में डायर के खिलाफ कई सारे आर्टिकल छपते हैं और तेजी से डायर के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर डायर को जॉब से निकाल दिया जाता है और फिर 4 साल बाद बीमारी के कारण डायर की मौत हो जाती है। इसके बाद सरदार उधम सिंह जाकर 20 साल बाद उस माइकल और डायर को भी मौत के घाट उतार देते हैं और यही सब बताते हुए ये मूवी खत्म होती है।